नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर ओ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन। एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 12 वर्ष, डी है 13 वर्ष। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष। एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष में पूरी होती है? 11 वर्ष। ठीक है, देखिए सौर कलंक किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सूर्य में जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, जो सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं, इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, सौर कलंक बनने बिगड़ने की प्रक्रिया 11 वर्ष में पूरी होती है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, या पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, या सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है, इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, यह गलत है। ठीक है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है, और सभी कथन सही हैं। या सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह या सही है, या सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता सही है, इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। ठीक है, इसका तापांतर लगभग 560 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 560 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। कथन 2 है इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। उपर्युक्त में से सही कथन है। तो देखिए कथन 1 है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, यह कथन सत्य है। इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है, ये भी सत्य है। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उपसौर की स्थिति किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होती है। ठीक है, सबसे निकटतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह प्रायः 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष की यह स्थिति होती है। ठीक है, इसके विपरीत अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्थिति बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी चिली, सी ब्राज़ील, डी सूडान। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सूडान जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है। मकर रेखा पर स्थित देश आपके अर्जेंटीना है, चिली है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, पराग्वे है, अर्जेंटीना, चिली और बोत्सवाना है। ठीक है, ये आपके मकर रेखा पर स्थित देश हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? ऑप्शन ए डोवर जल संधि, बी डेविस जल संधि, सी कुक जल संधि, डी बेरिंग जल संधि। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता कहलाती है मोहो असंबद्धता, बी है गुटेनबर्ग असंबद्धता, सी है लेहमैन असंबद्धता, डी है रेपेटी असंबद्धता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहो असंबद्धता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कथन 2 है सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन सी है चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। उपयुक्त में से सही कथन है। तो देखिए कथन 1 है सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, यह कथन सत्य है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के सतह पर लगभग 8 मिनट पहुंचता है। ठीक है, ये भी कथन सत्य है क्योंकि यहाँ पर लगभग दे दिया है। वैसे 8 मिनट
20 सेकंड लगता है। ठीक है। चंद्रमा से आने वाले प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है, ये गलत है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.2 सेकंड लगता है। ठीक है, 1.2 सेकंड। इस प्रकार आपका कथन 1 और कथन 2 सत्य हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी मैग्नीज, सी सिलिकॉन, डी निकेल। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 46% पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टानों में, बी है अवसादी चट्टानों में, सी है कांतरी चट्टानों में, डी है अधिवितलीय चट्टानों में। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। ठीक है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ही पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जानवर, वनस्पति और सूक्ष्मजीवों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ठीक। और अवसादी चट्टानें पृथ्वी पर लगभग 75% भागों पर पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। यह कथन सत्य है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यह कथन गलत है। ठीक है ना। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। ये भी कथन गलत है। ठीक है। इस प्रकार आपका केवल एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्थिव उष्मा की वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए अनुलोम विकिरण, बी प्रतिलोम विकिरण, सी लघु तरंगी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा बी प्रतिलोम विकिरण। ठीक है। पार्थिव उष्मा की वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण को प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए वन आच्छादित सतह, बी है मेघ आच्छादन, सी है मरुस्थल, डी है हिम आच्छादित सतह। ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी हिम आच्छादित सतह। अब देखिए एल्बिडो किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो कहते हैं। ठीक है। क्या? किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है। ठीक है। यहाँ से जो सौर ऊर्जा आई और फिर उसके बाद पृथ्वी से जो सौर ऊर्जा परावर्तित हो गई, ठीक है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है। हिम आच्छादित सतह पर इसलिए एल्बिडो अधिक होती है क्योंकि हिम आच्छादन जो है सफ़ेद हिमकण के कारण जो है समान सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तन होता है, इसलिए हिम आच्छादित सतह ज़्यादा अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, उपोष्ण निम्न दाब क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र? तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश में, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है तापमान अधिक होने, सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं तो वहाँ पर तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण कुछ ही समय में वहाँ पर वर्षा होती रहती है। वर्षा होने के कारण वहाँ पर आर्द्रता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच है, बी है यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है,
सी है, यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। डी है, यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर पूछा है कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसका विस्तार 10 डिग्री अक्षांशों के रेखाओं के बीच है, तो यहाँ पर कथन ये सही है। यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है, कथन गलत, यहाँ पर पर्वतीय वर्षा भी होती रहती है, ठीक है ना। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर अंकित है, ये भी कथन सत्य है। और यहाँ यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है, ये भी कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए सवाना जलवायु, बी है शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, सी है उष्ण मानसूनी जलवायु, डी है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, क्योंकि इटली जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र के नज़दीक पड़ता है, इसलिए वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर, डी है आर्कटिक महासागर। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है, ये प्रशांत महासागर से स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। देखिए यह जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से नहीं बनती है। ऑप्शन ए है बरखान, बी है बजादा, सी है ड्रमलिन, डी है बालुका। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ड्रमलिन, ठीक है। देखिए भू आकृति पवन के निक्षेपण से बरखान भी बनता है, बजादा भी बनता है और बालुका भी बनता है, जबकि ड्रमलिन किससे बनता है, ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण से बनता है, ठीक है। ड्रमलिन किससे बनता है, हिमनद के निक्षेपण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हिमनद द्वारा, प्रवाही जल द्वारा, पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा, ठीक है। कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण भूमिगत जल द्वारा होता है। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल की भूमिगत जल कहते हैं। इसके अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृति कही जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब नदियाँ अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए पटल विरूपणी मैदान, बी संप्राय मैदान, सी कार्स्ट मैदान, डी लोयस मैदान। देखिए जब नदियाँ अपर्दन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो संपूर्ण भूभाग पर एक विस्तृत मैदान में बदल जाता है, जिसे संप्राय मैदान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संप्राय मैदान कहते हैं, ठीक है। मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग और भारत का अरावली क्षेत्र इसी का उदाहरण है, किसका, संप्राय मैदान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं। कथन 2 है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। कथन 3 है, हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो उपयुक्त में से सही कथन है। तो देखिए लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं, ठीक है। ये कथन सत्य है। यदि सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो उद्गार विस्फोटक होगा, ठीक है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, गलत है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी नहीं होते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी कौन होते हैं, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है, यह कथन सत्य है, ये भी ठीक है। इस प्रकार आपके कथन 1 और कथन 3 सत्य हैं, जो कि ऑप्शन सी है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन ए मध्य महाद्वीपीय पेटी, बी परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सी मध्य अटलांटिक मेखला, डी अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र ये है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, ठीक है ना। इसीलिए परिप्रशांत मतलब प्रशांत महासागर को अग्निवलय भी कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक ज्वालामुखी होने के कारण इसे अग्निवलय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए हीलियम, बी रेडान, सी जेनान, डी क्रिप्टान। देखिए जब वायुमंडल में भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में जिस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है वो है रेडान। क्या है? रेडान। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जिससे भूकंप का पता लगाया जा सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। कथन 2 है, वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको उपयुक्त में से सही कथन है ये बताना है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, यह कथन सही है। वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कथन सही, इस प्रकार आपके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंगे होती हैं। कथन 2 है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर देखिए सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंगे होती हैं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये समुद्री लहरें होती हैं, ठीक है, समुद्री लहरें होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, ये कथन सही है। इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और सुनामी का तात्पर्य जानते क्या होता है? तट पर आने वाली समुद्री लहरें, ठीक है। सुनामी का अर्थ क्या होता है? तट पर आने वाली समुद्री लहरें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? अर्थात गर्म महासागरीय जलधारा है। क्यूराइल, कनारी, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं, इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ होती है? किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरी चट्टानों में, अधिवितली चट्टानों में। अब ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसके आगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान, ठीक है। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक है। कैसी चट्टानें होती हैं? परतदार चट्टानें होती हैं। ये संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, परवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? ए है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, बी है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, सी है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, डी है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए परवाल किसे कहते हैं? परवाल भित्ति चूना प्रधान चट्टानें हैं जिनका निर्माण मूंगा नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजर से होता है, ठीक है। किसका निर्माण? मूंगा नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजर से होता है। इनके विकास के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। परवालों को कितना औसत तापमान चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में
ऑप्शन ए वृद्धि होती है, बी कमी होती है, पहले वृद्धि फिर कमी होती है, डी पहले कमी फिर वृद्धि होती है। तो देखिए हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच क्या होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका उपोष्ण कटिबंधी आता है, इस पे 25 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उपोष्ण कटिबंध आता है। और उसके बाद 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य उपध्रुवी पेटी आती है। और ये जो होता है आपका ऊपर वाला भाग, ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार नीचे ये आपका क्या हो गया, उपोष्ण कटिबंध, ये हो गया उपध्रुवीय पेटी, और ये आपका हो गया ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं वर्ष भर, ठीक, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक रहता है। तापमान अधिक होने के कारण जो है वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है तापमान कम पाया जाता है। तापमान कम पाने जाने के कारण जो है वो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, क्योंकि तापमान कम पाया जाता है तो यहाँ पर वाष्पन दर कम होगा, जिसके कारण वहाँ पर औसत तापमान भी कम होता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं, पश्चाभ स्तरीय मेघ, पश्चाभ मेघ, उच्च स्तरीय मेघ या उच्च कपासी मेघ। यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चाभ मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं, ठीक है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व छितराए हुए होते हैं, ठीक है, या हिमकड़ों से बने होते हैं। इनमें प्राय वर्षा नहीं होती है, ठीक है। चक्रवात के आगमन के क्रम में ये सबसे पहले यही मेघ दिखाई देते हैं, ठीक है। जब चक्रवात आने वाला रहता है तो बादलों में ये पश्चाभ मेघ घिर जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें चक्रवात के आगमन का सूचक माना जाता है। पश्चाभ मेघ को क्वेश्चन आ सकता है कि चक्रवात के आगमन का सूचक किन बादलों को माना जाता है, तो वो पश्चाभ मेघ को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पनों की दिशा होती है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये देखिए हमारा मैक्सिमम तैयारी यूट्यूब चैनल है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। यह कथन कैसा है, ये कथन सत्य है, ठीक है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। यह कथन गलत है, ठीक है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जो है अगस्त माह में, उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त माह में, ठीक है, जबकि न्यूनतम तापमान फरवरी माह में दर्ज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका कथन सत्य कौन सा होगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की, आर्कटिक महासागर की, डी अटलांटिक महासागर की। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है।
2 है जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। 3 है नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी, ये सत्य है। जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक होगी। ठीक है, नदियों के मुहाने वाले भाग में लवणता कम पाई जाती है, ये भी सही बात, क्योंकि नदियाँ जो है स्वच्छ जल और मीठे जल का प्रवाह करती हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए डी 1 2 3, तीनों कथन सही हैं। सूर्य की वायु सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा फोटॉन। ठीक है, सूर्य की वायु सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं फोटॉन। महासागरीय जल कवा सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोक्लाइन, जीरो लाइन, थर्मोक्लाइन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा थर्मोक्लाइन। ठीक है, सी। महासागरीय जल कवा सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट होती है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश किस रूप में आता है? ये आता है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत बताना है? महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी सतह पर होता है। ठीक है, समानता गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। सी है समान रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है। समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए असत्य पूछा है, ये डी हो जाएगा। समुद्र का क्वथनांक समान जल से निम्न ही रहता है, यह कथन गलत है क्योंकि समुद्र का क्वथनांक समान जल से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? समुद्र का क्वथनांक समान जल से ऊंचा ही रहता है, इसकी लवणता अधिक रहती है तो वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? 4, 5, 6, 7। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 7 हो जाएगा। देखिए मोबाइल में फिगर सही नहीं बन पाता, नहीं तो आपको बताते हैं हम कैसे बनता है। ये देखिए हमने बताया था भूमध्य रेखी पेटी। ठीक है, ऊपर है ये उपोष्ण कटिबंधी है, ये है आपका उपध्रुवी पेटी, ये आपका है ध्रुवीय पेटी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है नीचे वाली दक्षिणी अक्षांशों में उपोष्ण कटिबंध हो गया, ये हो गया उपध्रुवी कटिबंध, ये हो गया ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है, ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियाँ हो गई आपकी? देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 पेटियाँ हो गई। कितनी हो गई? 7 पेटियाँ। इसे कहते हैं विषुवत निम्न दाब पेटी। यहाँ पर लो प्रेशर होता है। ठीक है, तापमान अधिक रहेगा तो प्रेशर लो होगा। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधी। ये उपध्रुवी पेटी है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। ठीक है, और देखिए ये है ध्रुवीय पेटी, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे है, यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा, यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा। ठीक है, इस प्रकार आपकी कुल कितनी पेटियाँ हो गई? 7 पेटियाँ हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कथन बताना है? ऑप्शन ए है फैरल ने हवाओं के दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियालिस बल के आधार पर किया था, ये कथन सही है। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर
चला करती हैं उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं, ये भी सही है। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र में चलती हैं, ये भी सही है। फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, गलत, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है, मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? स्थलीय समीर, सागरी समीर, पर्वतीय समीर या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्थलीय समीर। स्थलीय हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, इन्हीं कारण तटीय भागों में ना अधिक ठंडी और ना अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपके पवन दिए हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र। सिराको गिनी में दिया है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, फान स्विट्जरलैंड में चलती है, ब्लिजर्ड कनाडा में चलती है। तो यहाँ पर देखिए विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, सही है। फान स्विट्जरलैंड में चलती है, ये भी सही है। ब्लिजर्ड कनाडा में चलती है, ये भी सही है। सिराको कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल में चलती है, ये कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल में, ठीक है, खास करके अफ्रीका, सिसिली और दक्षिणी इटली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? उष्मांक कहलाता है, ठीक है। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उष्मांक कहते हैं, क्या कहते हैं? उष्मांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेश में, बी है उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्र में, सी है केवल ध्रुवीय क्षेत्र में, डी है विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष भर वर्षा होती है, किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? तो हमने बताया भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है वर्ष भर वर्षा होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं वर्ष भर। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण वहाँ पर वाष्पन दर अधिक होता है, तो इसलिए वहाँ पर वर्षा होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? ऑप्शन ए है पच्छाप मेघ, बी पच्छाप कपासी मेघ, सी पच्छाप बस्तरी मेघ, डी है वर्षा स्तरी मेघ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पच्छाप स्तरी मेघ, ठीक है। क्या हो जाएगा? पच्छाप स्तरी मेघ और मेघ महीन और सफ़ेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं, इनके कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है। इन मेघों से दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीत वाताग्र या उपयुक्त सभी। तो देखिए कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, चिक्विकामाटा चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, तांबा के लिए, कोयला के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो चिक्विकामाटा जो चिली में पड़ता है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन का क्रीवाय राग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क, बी है पोत निर्माण के लिए, सी है यूरेनियम के लिए, डी है डेयरी उत्पाद के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका लौह अयस्क के लिए, ठीक है। यूक्रेन का क्रीवाय राग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए है डेन्यू नदी, बी है ओल्गा नदी, सी है पो नदी, डी है राइन नदी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा राइन नदी। कौन सी नदी?
यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है वो है राइन नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? पहला पश्चिमी यूरोप, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा दक्षिणी एशिया, चौथा दक्षिण अमेरिका। तो निम्नलिखित में से सही कोड की पहचान करें। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 है, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है किर्गिस्तान, सी है अफगानिस्तान, डी है इराक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किर्गिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? किर्गिस्तान के मध्य एशिया में किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर का पठार और थानसान पर्वतमाला के क्षेत्र में किर्गिज जनजाति निवास करती है। यह मंगोल प्रजाति के होते हैं। ठीक है, ये मंगोल प्रजाति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है मसाई, बुशमैन, माओरी, पिग्मी। तो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? बुशमैन। क्या है ये? बुशमैन। ये बोत्सवाना तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये प्राय नग्न रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। बुशमैन लोग आखेट और जंगली वनस्पतियों को एकत्र करते हैं। ठीक, यह झोपड़ियों और गुफाओं में रहते हैं। ये मुख्यतः सर्वभक्षी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वभक्षी। दीमक को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। ठीक है, ये दीमक को और चावल खाते हैं, इसलिए इसको चावल भी कहते हैं। बुशमैन को, दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ठीक है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पूर्वी अफ्रीका, खासकर केन्या और तंजानिया में। ठीक है, मसाई केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। और माओरी कहाँ पाई जाती है? माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, पिग्मी कांगो और युगांडा क्षेत्र में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो और युगांडा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई है? क्योटो को, नगोया को, ओसाका को या योकोहामा को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? डेट्रॉयट को, टोक्यो को, मॉन्ट्रियल को, पिट्सबर्ग को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व इस्पात की राजधानी पिट्सबर्ग है। ठीक है, क्या है? पिट्सबर्ग। ठीक है, विश्व इस्पात की राजधानी पिट्सबर्ग को कहा जाता है। ये पिट्सबर्ग कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लारेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो लारेन क्षेत्र कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? चीन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में। तो ये है सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58, विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मध्य अमेरिका में, पूर्वी चीन में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, विश्व का लगभग 90% चावल कहाँ होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया को चावल संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, चावल की संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? भारत का, चीन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का? तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा स्थान पूछा है विश्व में, दूसरा स्थान तो वो है भारत।
ठीक है। जबकि गेहूं, चावल, मूंगफली के वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। किसका है ये प्रथम स्थान है और भारत द्वितीय स्थान पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है, क्या कहलाती है? दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा या कपासी मृदा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय होती है। ठीक है, तो वो मरुस्थलीय मृदा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? तो आपका है गहन कृषि। कौन सी कृषि? गहन कृषि। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एकांगुआ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एकांगुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है। यह अर्जेंटीना में स्थित है। माउंट मैकिनले उत्तरी महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। और किलिमंजारो कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, सऊदी अरब, इराक, पाकिस्तान? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ईरान में। ठीक है। दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूट ईरान में स्थित है। क्या है? ये मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लीबिया। ठीक है। सऊदी अरब, जिबूती, यमन सभी बनाते हैं। देखिए, लाल सागर के किनारे स्थित जो है देश है उसका ट्रिक है यमी, जासूस, लाल। ठीक है। या से क्या हो गया? यमन हो गया। या से यमन हो गया। माँ से मिस्र हो गया। जा से जॉर्डन हो गया। सू से सूडान हो गया। सा से सऊदी अरब हो गया। ये जो इतने देश जो है लाल सागर के किनारे स्थित हैं। ला से लाल सागर हो गया। ठीक है। इसका ट्रिक हो गया, लाल सागर के किनारे स्थित देश कौन सा है? यमी, जासूस। ठीक है, यमी, जासूस। ठीक है। इस प्रकार आपका लीबिया यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है। यूराल और वोल्गा कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका शहर दिया है, दूसरी तरफ आपकी नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका शहर दिया है, दूसरी तरफ नदी। बगदाद, टिग्रिस नदी, बान, राइन नदी, न्यूयॉर्क, हडसन नदी, वियना, स्वान नदी? कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, यह सही है। बान राइन नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे सही है, ये भी सही है। वियना स्वान नदी के किनारे नहीं स्थित है। ठीक है ना। वियना जो है डेन्यूब की नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है। स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पर्थ। कौन सा? पर्थ। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है। तो स्वान नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? पर्थ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। दूसरा कथन है, यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला कथन आपका सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक घास का मैदान है। ठीक है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यह गलत है। ठीक है। डाउन्स कैसी घास है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है। कैसी? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन है पनामा नहर, सुएज नहर, किल नहर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा किल नहर। किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुएज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए हैं। ए होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू। बी है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। सी है शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू। डी है शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ठीक है। देखिए यहाँ पर हा पहले आए हैं, यहाँ इसमें देखिए 3 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है। ठीक है। ठीक है। 3 2 फिर 3 2, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। हा वाले शब्द पहले आए हैं, उसके बाद सा है, उसके बाद का है। ठीक है ना। क्या हो गया? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है। मध्य एशिया का भाग नहीं है। ठीक है।